सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये हमारी वन शॉट सीरीज़ की एक और वीडियो होने वाली है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन शॉट सीरीज़ ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स। तो जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो आपका मैथ है, ये 20 मार्क्स कैरी करता है आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। सो आज के इस टॉपिक में वन शॉट में हम सारा जो मैथ्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो देखेंगे एंड एट द सेम टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे। एंड इट वुड बी माई अर्नेस्ट एफर्ट कि आपको सारी चीज़ें जो है मैथ से रिलेटेड मैं आपको बताऊं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1। आपके सिलेबस में 6 ही टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, उसमें से हम लोग पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम वो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो बेसिकली नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में हम रूल्स की बात करते हैं या सिंबल्स की बात करते हैं जिनके मदद से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब ये सब नंबर्स जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये पता होगा। तो अगर मैं आपको इन सब नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेके 1 2 3 से लेके जितने भी नंबर्स आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं उन सब नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, तो जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं देन दे गो फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, उनको बोलते हैं होल नंबर्स। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स और 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो जो एक नंबर लाइन होती है, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन के बीच में हम लिखते हैं 0। 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं नेगेटिव, उनको हम लिखते हैं नेगेटिव में, और 0 के राइट हैंड साइड हम लिखते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। फिर हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं, इरैशनल नंबर्स आते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, एक और चीज़ रैशनल नंबर्स के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि एक रैशनल नंबर होता है, जैसे 3/2 एक रैशनल नंबर है, तो 3/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.5 के बराबर। तो टर्मिनेटिंग का मतलब कि एक ऐसा नंबर जो एंड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। सिमिलरली या तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं। कुछ नंबर जैसे 1.55555, ये नंबर क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो रिपीट हो रहा है तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये भी ये रैशनल नंबर होता है। और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, 2 3 5 6 मतलब रिपीट होते ही नहीं है नंबर्स, उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं जिनको नॉर्मल फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमारे लिए हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, होल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है और इरैशनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसकी जानकारी आपको है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्सो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि आपको पता होना चाहिए अबाउट 2 नंबर्स, 2 टाइप के नंबर्स के बारे में। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं
प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको जब हम एक नंबर से डिवाइड करें तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। जैसे 2 है, 2 की मैं बात करूं तो 2 जो है ना, 2 एक प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 जो है इसके दो फैक्टर्स है। जैसे 2 है, अब अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी। तो 1 एक एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब जिसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 को दो ऐसे नंबर्स हैं जिनसे मैं एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूं। तो वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, जिनको दो ऐसे नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सिमिलरली कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है। 4 को 1 से डिवाइड करो, ये एक फैक्टर आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करो, दूसरा फैक्टर आ गया। 4 को 4 से डिवाइड करो, तो 3 नंबर है जिनसे इसको एक्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको मिल गई। अब कुछ फॉर्मूले जो आपको इसके अलावा दो और नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर किसको बोलते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें आपको सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इवन नंबर किसको बोलते हैं भाई? वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इज इवन नंबर। जैसे 4 है, 6 है। 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो वो नंबर जिसको 2 से हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। और वो नंबर जिसको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 3 है, 3 को मैं 2 से एग्जैक्टली डिवाइड 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू आएगी 1.5 जो कि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो वो आएगा ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल गया आपको बहुत सारे नंबर्स के बारे में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बता दिया। मैंने आपको होल नंबर्स के बारे में बता दिया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 होता है, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको साथ में मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। कुछ और फीचर्स रैशनल नंबर्स के क्या होते हैं कि रैशनल नंबर्स, कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग, सिंपल आपको वैल्यू मिल जाएगी जैसे 3/2 इक्वल्स टू 1.5। कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज़ नंबर जो है वो एंड नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। और कुछ नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इवन नंबर्स की मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बोला। ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। जैसे 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। और ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद इवन नंबर की बात की कि जिसको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इज इवन नंबर। जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है दैट इज ऑड नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो क्या है? पहला जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स का आपको सम जो है निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल आपको पूछ सकता है कि n कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे आपको पूछेगा बताओ पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। ठीक है, पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? इसका मतलब कि n की वैल्यू 20 है, तो मैं 20 को पुट करूँगा इस इक्वेशन में 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 को ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 210। इसका मतलब पहले 20 नेचुरल नंबर्स का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 210। आपको साथ में जो है सम करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रख लो, n + 1/2 आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली आपको पहले n इवन नंबर्स का सम निकालना है। जैसे पहले 20 इवन नंबर्स का सम निकालना है, 20 × 20 + 1 दैट इज़ 20 × 21, ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर 420 के बराबर। ठीक है, तो ये है भाई, अगर आपको पहले n इवन नंबर्स का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली अगर आपको
पहले n ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो आप सिंपल n स्क्वायर करोगे। जैसे पहले 20 ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो सिंपल 20 का स्क्वायर करूँगा, 400 आ जाएगा। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको पहली n टर्म्स का सम निकालना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उनका हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे, 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 4 9। ठीक है। तो इसमें इस प्रोग्रेशन में जो n नंबर्स होंगे उसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू n/2 डिवाइडेड, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है। तो ये यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम है वो ये आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको लेके आप चिंता मत करो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जेकेएसएस भी कभी नहीं पूछता। सो ये आप इसके बारे में मत सोचो। ठीक है। अब हम सिंपल आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। पहला क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन है कि कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा नंबर है प्राइम नंबर है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है बताओ। पहला नंबर दिया हुआ है 15, क्या 15 प्राइम नंबर है। ठीक है। इज़ 15 अ प्राइम नंबर, इसको हम चेक करते हैं। तो 15 जो है उसको हम एग्जैक्टली 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 15 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 15 को मैं अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब मैं 5 से 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब 15 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। इसका मतलब 15 जो है ऑप्शन गलत है। फिर आता है 17। 17 की बात करें तो 17 क्या प्राइम नंबर 17 है। तो अगर आप 17 को देखो तो 17 कोई नंबर 17 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 1 और 17 के अलावा। तो इसका मतलब 17 के क्योंकि 2 ही फैक्टर हैं तो 17 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये और प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। अगर आप प्राइम नंबर्स को याद रखो ना, प्राइम नंबर्स कितने हैं, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, एक लिस्ट आप याद रख लो प्राइम नंबर्स की। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम लोग आगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है बताओ इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्या 2 कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 2 के 2 ही फैक्टर हैं 1 और 2, तो कंपोजिट नंबर 2 नहीं है। क्या 3 कंपोजिट नंबर है, नहीं है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 5 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 9 को एग्जैक्टली हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आता है, बोल रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। √16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 4, तो इसको मैं p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। √25 इक्वल्स टू 5, इसको मैं 5/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब ये रैशनल है। ठीक है। ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। फिर आता है √36 दैट इज़ इक्वल टू 6, इसको मैं तो इसका मतलब कि √30 जो है वो क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है जिसको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि एक नंबर का स्क्वायर करके वो नंबर हमको मिल जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। इसके बाद अगला है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है इनमें से कौन सा नंबर है जो 4 और 5 दोनों का मल्टीपल है। ठीक है। जिसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 इज़ द नंबर। 20 को मैं 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। ठीक है। तो ये आ जाएगा सही ऑप्शन इसका। ठीक है। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 24 का फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है एक नंबर को। 2 इज़ अ फैक्टर ऑब्वियसली, 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 12 एग्जैक्ट नंबर मिलता है। ठीक है। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है। जो 20 से नीचे है और सबसे बड़ा है। 13, 15, 17, 19 है, तो 19 इज़ अ प्राइम नंबर जो 20 के से कम है लेकिन सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद
अगर हम फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। पहले 50 इवन नंबर्स का सम क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा n इंटू एन प्लस वन। ओके, दैट इज़ द फॉर्मूला दैट वील यूज़ हियर। n यहाँ पे 50 दिया हुआ है और 50 प्लस 1, तो ये आ जाएगा वैल्यू 51 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 50 किसके बराबर आएगा, 51 इंटू 10 किसके बराबर आएगा, 510। तो इसको आ जाए, इसका वैल्यू यहाँ पे हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये है हमारे इवन नंबर्स का सम। ठीक है, तो ये है आपका व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ जाएगी 210। राइट, हो गया। अब हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की, जो है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ के हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, दैट इज़ 100 में से कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल 25% का मतलब क्या होता है, 25 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 100 में से हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। या इसको डेसिमल फॉर्म में मैं 0.25 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो बड़ी जगहों पे यूज़ होता है। अगर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, वहाँ पे हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज से रिलेटेड वैल्यू जो है हमारे पास, वो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज चेंज फार्मूला। ठीक है, परसेंटेज में कितना चेंज आया उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमारे पास न्यू वैल्यू कितनी है, ठीक है, माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। जैसे लेट्स से 100 है किसी चीज़ की प्राइस, वो 120 हो गई। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज उसमें आया, कितना चेंज उसमें आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारी नई वैल्यू है 120, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा विद ओल्ड वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू उसकी कितनी है 100, तो ये आ जाएगा 20/100 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू कितने परसेंट आ जाएगा, इंटू 100, 20%। तो इसका मतलब 20% इंक्रीज़ जो है वो वैल्यू में देखने को मिला है। तो ये है, अगर आपको परसेंटेज चेंज करनी है, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज करने का फॉर्मूला क्या है कि आपकी जो नई वैल्यू है उसमें से आप पुरानी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसको हम डिवाइड करेंगे विद ओल्ड वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100%, तो ये देगा परसेंटेज। ये है परसेंटेज चेंज फार्मूला। फिर है परसेंटेज इंक्रीज़ फार्मूला। परसेंटेज इंक्रीज़ फार्मूला क्या है भाई, अब अगर आपकी परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है, परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या है कि नई वैल्यू ज़्यादा है ओल्ड वैल्यू से। जैसे इसके केस में मैंने आपको बोला नई वैल्यू 120 है, पुरानी वैल्यू 100 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा विद ओल्ड वैल्यू इंटू 100, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज़। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज डिक्रीज़। अगर आपकी परसेंटेज डिक्रीज़ होगी, जैसे पहले आपकी वैल्यू 100 है, उसके बाद आपकी वैल्यू 80 हो गई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो मेरी पुरानी वैल्यू है उसमें से नई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा और डिवाइड करूँगा इसको मैं विद ओल्ड वैल्यू, जो कि मेरी कितनी है, जो मेरी 100 है। तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, 100 माइनस 80, दैट इज़ 20/100 इंटू 100, दैट इज़ 20%। ठीक है, तो ये है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि चाहे मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों के केस में मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें मेरी पुरानी वैल्यू आएगी। ठीक है, और इन केस ऑफ परसेंटेज नई वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, और इन केस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज़ पुरानी वैल्यू में से मैं नई वैल्यू को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, अब नंबर का जो परसेंटेज है वो कैसे हम निकालते हैं, नंबर का परसेंटेज हम निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू नंबर।
जैसे मैं आपको बोलूँगा कि किसी बच्चे के 500 में से 500 में जो है उसके 80% मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है, मैं कैसे निकालूंगा 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मार्क्स जो उस बच्चे ने स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा कि उस बच्चे के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले दिए हुए हैं जो जो आपके सिलेबस के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में मैंशनड नहीं है। अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 15 आउट ऑफ 30। 15 का परसेंटेज क्या है आउट ऑफ 30, दैट इज़ 15 का परसेंटेज मेरे को निकालना है आउट ऑफ 30। इसको मैं कैसे निकालूंगा, 15 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी है तो वैल्यू आ जाएगी, तो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू विल बी 15%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ 15 आउट ऑफ 30। ठीक है, इसका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, कहता है इफ़ 20% ऑफ एक्स इज़ 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 20% जो एक्स का है, एक्स का 20% क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कुछ परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे 20% है, तो 20% को मैं लिख सकता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 1/5 के बराबर। तो मैं इसको 1/5 में लिख सकता हूँ। ठीक है, 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, मैं 1/5 यहाँ पे लिखूँगा। ऑफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाइड बाई एक्स, किसके बराबर है, 24 के बराबर है। एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो किसके बराबर आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 120। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर आगे व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50। अभी मैंने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है, उस केस में क्या होता है कि जो नई वैल्यू है उसमें से हम पुरानी वैल्यू को करते हैं सब्ट्रैक्ट, और पुरानी वैल्यू को लेते हैं डिनोमिनेटर में, इनटू हम करते हैं 100। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, तो किसके बराबर आएगा, वैल्यू किसके बराबर आएगा भाई, इसका आ जाएगा 25%। 25% विल बी द आंसर, राइट। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आपके परसेंटेज पे ही दिया हुआ है। कहता है एक आइटम है, उसकी प्राइस जो है वो $100 है। ठीक है, और इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो बताओ इसकी सेल प्राइस क्या है। तो 20% डिस्काउंट दिया गया है, मतलब मैं 20% डिस्काउंट निकालूंगा। 20%, अब यहाँ पे 20% लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल आप लिखोगे 20% की जगह पे 1/5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, इसके बराबर है वैल्यू 20। तो 20 का डिस्काउंट मिला है, दैट इज़ ओरिजिनल प्राइस में से 20 माइनस का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 80। तो $80 यहाँ पे आ जाएगा प्राइस डिस्काउंट के बाद। ठीक है, समझ गए। इसके बाद कहता है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है भाई एक गाड़ी है, उसको हमने $15,000 पे जो है हमने क्या किया है, हमने उसको बेचा है। ठीक है, और हमें क्या हुआ, हमें 20% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, हमें 20% का प्रॉफिट मिला है, तो बताओ गाड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। सिंपल सी बात है यार, इसमें देखो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे 20 दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15,000। ठीक है, 15,000 दिया हुआ है, माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये बेसिकली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 20 CP। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 15,000 माइनस CP विच इज़, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21 CP। ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू 15,000। ठीक है, अब इसको मैं सब डिवाइड कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 7 और ये वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है,
ये वैल्यू 5000 के बराबर आ जाएगी। तो ऐसे जो है इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो एक्चुअली इसका कॉस्ट प्राइस हम वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस बाय दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला से हम इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 15,000 है, माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू किसके बराबर दी हुई है 20 के बराबर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आ जाएगा 5, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 15 इंटू 5 किसके बराबर आ जाएगा 75,000, ठीक है, माइनस 5 CP, ठीक है, डिवाइडेड बाय CP इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जो CP है उसको मैं उस साइड ले सकता हूँ, तो ये 6 CP जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 75,000 के बराबर। इसको डिवाइड करेंगे तो 12,500 आ जाएगा वैल्यू। तो ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसके बारे में आप डोंट वरी अबाउट इट, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज़ फ्रॉम 80 to 64। डिक्रीज़ के केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई जो वैल्यू, ठीक है, इस केस में जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको पहले लिखूँगा मैं 80 माइनस जो नई वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय जो मेरी ओल्ड वैल्यू है वही आएगी नीचे, दैट इज़ 80 इंटू 100। तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 16/80 इंटू 100, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 20% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर है एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं सॉल्व। कहता है बुक की ओरिजिनल प्राइस $30 है, 10% का डिस्काउंट है, तो बताओ सेल प्राइस के 10% का मतलब है 1/10, तो 1/10 इंटू 30 कितना डिस्काउंट है, 3 का डिस्काउंट है, तो 30 में से 3 निकालेंगे तो 27 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कहता है इफ़ 60% ऑफ अ नंबर इज़ 120, क्या है नंबर, 60% का मतलब होता है 6/10। 6/10 को मैं लिख सकता हूँ 3 यहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 3/5, ठीक है, इंटू एक्स दैट इज़ 120। तो बताओ नंबर क्या होगा, 340, 40 इंटू 5 200, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक और क्वेश्चन आया है परसेंटेज इंक्रीज़ पे। भाई 80 to 100 मैंने आपको समझाया कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज़ की बात आती है मतलब नई वैल्यू आपको पहले लिखनी है 100, ओरिजिनल वैल्यू 80 है, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 100 किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू 20/80 1/4, 25% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अपने एक और क्वेश्चन की जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो विद दिस हमारा परसेंटेज जो है यहाँ पे हमने कवर कर लिया। परसेंटेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। देखो परसेंटेज में जो है मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आपसे पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं उसमें इंक्रीज़ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर परसेंटेज में इंक्रीज़ आया तो वो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में डिक्रीज़ आया वो हम कैसे निकालेंगे। सो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड नो। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू दी होती है, जैसे आपको बोलेगा 100%, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो 100% अगर आपको बोल रहा है तो 100% का मतलब होता है 1। सिमिलरली अगर वैल्यू दी होगी आपको जो वैल्यू है वो दी होगी, लेट्स से वैल्यू दी है 90%, ठीक है, तो 90% का मतलब होता है क्या 9/10, ठीक है। इसके बाद हो सकता है 80% दिया हो, 80% का मतलब होता है भाई 80% जो है इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 4/5, ठीक है। 75% को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3/4, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर हम बात करें तो फिर हम यहाँ पे 50% जो है 50% को हम लिख सकते हैं 1/2,
समझ गए इस बात को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 25% को हम लिख सकते हैं, ठीक है, किसके बराबर, 1/4। 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से अपना परसेंटेज का जो बेसिक आइडिया था वो हमने ले लिया है। सो अब हमारा टॉपिक नंबर 3 आता है एवरेज। ठीक है, एवरेज किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है भाई? कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो एवरेज का मतलब होता है आम, मतलब आम जो चीज़ होती है एवरेज। जैसे मैं बोलूँगा कि ये जो बच्चा है ये पढ़ने में एवरेज है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बच्चा है ये पढ़ने में ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। इसका मतलब जो चीज़ एकदम बीच में आती है ना, उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो जब हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, तो उन नंबर्स की जो वैल्यू जो उनके बीच में आती है ना, उसको हम बोलते हैं उसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, आपने मीन पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में। मीन क्या होता है? मीन जो है, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसको हम, तो एवरेज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, दैट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, दैट इज़ एवरेज। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको बोलूँगा इनका एवरेज निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, इन नंबर्स का सम करेंगे हम। 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सम किसके बराबर आएगा? 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 6। तो 6 जो है दैट इज़ एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है एवरेज। तो ये आपको पता चल गया एवरेज। अब एवरेज से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इफ़ द एवरेज एज ऑफ 10 पीपल इज़ 30 ईयर्स। अगर 10 लोगों की एवरेज एज जो है दैट इज़ 30 ईयर्स, तो बताओ टोटल एज ऑफ ऑल जो है वो किसके बराबर होगी? हमको पता है एवरेज किसके बराबर होता है? टोटल ऑब्जर्वेशंस, इस केस में टोटल एज ऊपर आएगी डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल नीचे आएगा, दैट इज़ इक्वल टू एवरेज एज, है कि नहीं? वो एवरेज एज के बराबर आएगा। अब इस केस में टोटल पीपल, हमें टोटल एज हमने निकालनी है। ठीक है, जो नंबर ऑफ पीपल है वो दिया हुआ है दैट इज़ 10, और हमारे पास जो आगे जो एवरेज एज है वो दी हुई है कितनी? 30। इसका मतलब टोटल एज किसके बराबर आएगा? दैट इज़ इक्वल टू 300। तो ये है इसका आंसर, 300 ईयर्स विल बी द आंसर, राइट? समझ गए आप इस चीज़ को? फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड, कहता है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है इनका एवरेज दिया हुआ है 12। बताओ इन नंबर्स का सम क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, अगेन 5 नंबर्स का जो सम है, ठीक है, 5 नंबर्स का जो सम है उसको मैं न्यूमरेटर में रखूँगा। नंबर्स कितने हैं? 5 हैं, तो ये आएगा 5 आएगा डिनोमिनेटर में। किसके बराबर आएगा? सम दिया हुआ है 12 के बराबर। इसका मतलब टोटल सम किसके बराबर आएगा? 12 × 5 60। ओके, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो 60 आएगा। ठीक है, इस बंदे ने ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि 12 × 5 जो है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 60 होता है कि नहीं होता है? सो या ये यहाँ पे गलत आंसर दिया है, ये इसमें पीडीएफ में ही गलत आंसर है इसका, आप 60 लिख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो ये जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल इज़ 60 kg। इफ़ द वेट ऑफ वन पर्सन इज़ इंक्लूडेड इनकरेक्टली एज 70 kg इंस्टेड ऑफ 50 kg, व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज वेट? तो कहता है कि जो 15 लोग हैं उनका एवरेज वेट जो है वो दिया हुआ है 60 किलो। ठीक है, तो 15 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 60 किलो दिया हुआ है। अगर एक इंसान का वेट जो है वो 70 kg जो है वो दिया हुआ है 50 kg के बजाय, तो बताओ करेक्ट एवरेज वेट जो है वो कितना होगा? वो हमने निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो इसका मतलब कि 20 कम दिया हुआ है वेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एवरेज वेट है ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल इज़ 60 kg।
तो इसका मतलब कि एवरेज वेट जो है वो इनका यहाँ पे दिया हुआ है 60 kg। अगर एक इंसान का वेट हमने इनकरेक्टली यहाँ पे 70 kg लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ 50 kg, तो बताओ करेक्ट एवरेज वेट क्या होगा। तो फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आएगा टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट। अब टोटल वेट हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ पीपल कितना है भाई, 15 है दिया हुआ है, ठीक है। और एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, एवरेज वेट यहाँ पे दिया हुआ है किसके बराबर, 60 के बराबर दिया हुआ है एवरेज वेट, ठीक है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है एवरेज वेट, तो एवरेज वेट इक्वल्स टू 60 kg। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे हम लोग टोटल वेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो टोटल वेट कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल वेट जो है दैट इज़ इक्वल टू 60 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, वैल्यू किसके बराबर आएगी, 900 kg के बराबर जो है मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये है पहला केस जब मैं वेट ले रहा हूँ कितना, 70 kg। तो अगर मैं वेट 70 kg लूँगा तो इसका मतलब मेरा जो टोटल वेट है वो कितना आएगा, 900 kg। लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है कि एक बंदे का जो वेट है वो 50 kg है, 70 kg नहीं है। मतलब मुझे वेट क्या करना है, मुझे वेट जो है वो 20 किलो कम करना है। तो 900 में से 20 निकालूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 880, ठीक है। 880 विल बी द टोटल वैल्यू, ठीक है। तो 880 मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेट, और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस का नंबर आ जाएगा 15। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 15, ठीक है 15। तो इसको मैं यहाँ से आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इसका आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 15 4 60, 15 5 75, ठीक है। देन वैल्यू आ जाएगी 130। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 59। तो अप्रॉक्सीमेटली 59 kg जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आ जाएगा इसका। फिर है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 25 इफ़ 2 ऑफ द नंबर्स आर 30 एंड 40, व्हाट इज़ द थर्ड नंबर। 3 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 25, ठीक है। तो 2 नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर हमारे पास है 30, दूसरा नंबर है 40, तीसरा नंबर हमें नहीं पता क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स हैं 3, एवरेज दिया हुआ है 25। तो बताओ तीसरा नंबर कौन सा है। तो यह आ जाएगा सिंपल, इसको मैं सॉल्व करूँगा, आ जाएगा 70 + x, ठीक 75। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। सॉल्व करके आप इसको देख लेना। सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज से रिलेटेड कर लेते हैं सॉल्व। कहता है 6 नंबर्स का एवरेज 12 है, अगर 2 नंबर्स 8 एंड 10 है तो बाकी 4 नंबर्स का जो एवरेज है वो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बाकी 4 नंबर्स का एवरेज। सिंपल देखो, 6 नंबर्स का एवरेज दिए हुए, 2 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर हमारे पास है 8, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 10 है, बाकी 4 नंबर्स का एवरेज हमें नहीं पता, ठीक है। बाकी 4 नंबर्स का सम हमें नहीं पता, ठीक है। सम, मैं उसको सम लिखूँगा। अब टोटल नंबर भाई 6 है, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। इसका मतलब मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को तो 72 आ जाएगी वैल्यू, 72 - 18 किसके बराबर आ जाएगा, 56। तो 56 आ जाएगा टोटल, 56 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 तो 14 विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। इसके बाद कहता है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 16 के बराबर है। तो बताओ इन 4 नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, 4 इवन नंबर्स है जो एक के बाद एक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो हमें टोटल सम नहीं पता है, ठीक है। नंबर्स 4 हैं, ठीक है, और एवरेज दिया हुआ है 16। तो टोटल सम इनका किसके बराबर होगा, टोटल सम जो है दैट इज़ इक्वल टू 64, ठीक है। अब 64 की बात करें तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम 64 कब होगा, 2 + 4 6 + 6 12, 12 + 8 20 नहीं होगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल आपका कब है, वो पॉसिबल है अगर आप 20, अगर मैं 20 लूँगा लार्जेस्ट नंबर तो 20 + 18 38, 38 + 16 54,
54 प्लस 14 आ जाएगा 68, ठीक है। तो 68 इज़ नॉट पॉसिबल, तो 24 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है भाई तीन नंबर्स का जो एवरेज है वो 16 है, अगर दो नंबर्स 12 और 20 हैं तो तीसरा नंबर कौन सा है। सिंपल है यार, 12 प्लस 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 16। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 20 32, ये 48, तो 48 माइनस 32 आ जाएगा 16, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये एवरेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है 5 नंबर्स का एवरेज 24 है, अगर एक नंबर को हम एक्सक्लूड करेंगे तो एवरेज जो है वो 22 बन जाता है। तो बताओ कौन सा नंबर हमने एक्सक्लूड किया है। तो 5 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल टी डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये किसके बराबर है 24। इसका मतलब टोटल की वैल्यू किसके बराबर है 120 के बराबर। तो ये है हमारी किसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू। कहता है अगर हमने एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, एक नंबर को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, तो तब जाके तब क्या होगा, तब एवरेज की जो वैल्यू है, ठीक है, एवरेज की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो 22 हो जाएगी, दैट विल बिकम 22। तो बताओ कौन सा नंबर हमने एक्सक्लूड किया। तो एक नंबर हमने एक्सक्लूड किया उस केस में, ठीक है। अब अगर हम एक नंबर को एक्सक्लूड करेंगे तो ये टी आ जाएगा ऊपर, नया टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक नंबर हमने एक्सक्लूड किया हुआ है तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। तो एवरेज 22 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब टी किसके बराबर आ जाएगा 88। दोनों का सम कितना डिफरेंस है 32, तो 32 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर इन दिस केस, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो, बता रहा है, कहता है कि 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो 16 है। तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट इनमें से कौन सा नंबर है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें नहीं पता कौन से हैं, हम लिखेंगे सिंपल टी डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं भाई 4 हैं 16, तो किसके बराबर है 64 के बराबर, ठीक है, 64 के बराबर। तो कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 11 होगा, क्या 11 हो सकता है, 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 15 39, 39 प्लस 17 56, ठीक है, 56 आएगा, 56 आएगा, ओके। बट 64 है एवरेज वैल्यू, तो 56 नहीं आ सकता। फिर 13 प्लस 15 दैट इज़ आपका 28, 28 प्लस 17 45, 45 प्लस 19 किसके बराबर आ जाएगा 64। तो इसका मतलब 13 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम एवरेज का यहाँ पे कर लेते हैं। कहता है 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है वो 24 के बराबर है, बताओ सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा आएगा। तो दैट विल बी 22, ओके। सो विद दिस हमारा एवरेज यहीं पे फिनिश हो जाता है। एवरेज के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। एक्चुअली आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप इसको जो है अप्रोच सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब हम आते हैं अपने 4th टॉपिक पे, जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जब भी कोई बिज़नेस होता है तो बिज़नेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी लेट से एक दुकानदार है जिसका नाम है राजू। राजू क्या है, राजू जो है सामान बेचता है। लेट से राजू जो है वो कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, माउंटेन ड्यू जो है वो राजू बेच रहा है। अब माउंटेन ड्यू जो है वो राजू लेट से अब जिस प्राइस पे राजू माउंटेन ड्यू बेचेगा, ठीक है, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं राजू के पास जाऊँगा तो जिस प्राइस पे मुझे वो कोल्ड ड्रिंक बेचेगा उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये वो प्राइस होती है जिस पे दुकानदार जो है वो सामान बेचता है। और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे राजू ने कोल्ड ड्रिंक, लेट से होलसेल रेट पे जब राजू ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी होगी तो एक कोल्ड ड्रिंक का उसको पड़ा होगा 30 रुपये, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ये होता है भाई सेलिंग प्राइस। पहले आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे एक दुकानदार सामान बेचता है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस पे जो एक दुकानदार है वो सामान को खरीदता है, दैट इज़ कॉल्ड इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। अब अगर एक दुकानदार जिस प्राइस पे चीज़ को बेच रहा है वो प्राइस ज़्यादा है,
ठीक है, उस प्राइस के कंपैरिजन में जिस प्राइस पे वो चीज़ को ख़रीद रहा है। ऑब्वियसली हर दुकानदार यही चाहेगा कि जिस प्राइस पे वो बेचे वो प्राइस ज़्यादा हो, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तब हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, तो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का मतलब क्या होता है भाई? लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर जिस प्राइस पे दुकानदार सामान बेच रहा है वो प्राइस कम है इन कंपैरिजन टू जिस प्राइस पे उसने सामान ख़रीदा है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, तो तो यही इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें यही प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, लॉस परसेंटेज कितनी है, वो कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये फार्मूले हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं भाई? प्रॉफिट हम निकालते हैं, सिंपल फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। लेट से सेलिंग प्राइस 35 है, कॉस्ट प्राइस 30 है, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 5 रुपीज़ का। सिमिलरली लॉस लॉस दैट इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मेरी कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस 25 है, तो लॉस आ जाएगा 5 का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस परसेंटेज, ये फार्मूला है। ठीक है, और लॉस परसेंटेज को भी हम ऐसे ही निकालते हैं। इसके अलावा कुछ मेन फार्मूले हैं जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालनी है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि बताओ प्रॉफिट कितना है, आपको प्रॉफिट परसेंट में पूछता है या लॉस परसेंट में पूछेगा। तो कैसे हम निकालेंगे? दैट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो इन दैट केस आपके न्यूमरेटर में प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, इनटू 100। सिमिलरली लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, वैसे ही कॉस्ट प्राइस को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस को निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस अगर हो रहा है तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस जो है वो कैसे हम निकालते हैं, उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है 100 प्लस मार्कअप प्राइस डिवाइडेड बाई 100 इंटू दिस। और डिस्काउंट का फॉर्मूला भी दिया। देखो फॉर्मूलों को आप ज़्यादा मत देखो, मैं यहाँ पे आपको ऐसे तरीके बताऊँगा कि आपको फॉर्मूला आता भी नहीं होगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल तरीके से मैं लॉजिकल तरीके से जो आपको बताऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एक मर्चेंट है, अ मर्चेंट बॉट एन आर्टिकल फॉर $200 एंड सोल्ड इट फॉर $250, व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे बॉट एन आर्टिकल मतलब उसने ये आर्टिकल ख़रीदा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दी हुई है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? $200 और सेलिंग प्राइस दी हुई है $250। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पता चल गया, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है इनटू 100। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 250। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200 डिवाइडेड बाई इंटू 100। ठीक है, करो सॉल्व, ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, 250 माइनस 200 दैट इज़ 50। 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 25%। तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर $750 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे एक तो है कि आप कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला रट लो जो ऊपर दिया हुआ था, या तो दूसरा तरीका सिंपल सा तरीका है कि सेलिंग प्राइस दी हुई है 750, तो मैं सीधे लिखूँगा 750 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है, समझ गए इस बात को। इनटू 100 दैट इज़ इक्वल टू किसके बराबर दी हुई है? 25 के बराबर। अब 25 और 4 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो 4 इंटू 750 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 के बराबर। ठीक है, 3000। तो 3000 जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा तुम्हारे 5 CP के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब CP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, $600 के बराबर। तो निकल गई CP की वैल्यू यहाँ से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई, देखो शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, मतलब वो एक लेट्स से टी शर्ट बेच रहा है 20% के डिस्काउंट पे। ठीक है, और 20% डिस्काउंट जो है वो किस प्राइस पे दिया जा रहा है, 20% जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे जो है ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब जो प्राइस आपके जो आपका आर्टिकल है उस पर दी हुई है जो प्राइस, उस पे जो है यहाँ पे 20% का डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, कहता है कि ये जो डिस्काउंट है ये देने के बावजूद जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है शॉपकीपर के द्वारा वो दैट इज़ 25%। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 25% प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ कि अगर उसने इस चीज़ को मार्क्ड प्राइस पे जो है बेचा होता तब जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे आपको बताना है। तो लेट्स एज्यूम, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है, ठीक है, वो कितनी है भाई। मार्क्ड प्राइस में एज्यूम करता हूँ कि मार्क्ड प्राइस यहाँ पे x है। जहाँ पे कुछ नहीं पता होता वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि x है। अगर मार्क्ड प्राइस हमारी x है तो इसका मतलब 20% डिस्काउंट x पे दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20% डिस्काउंट दिया गया है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि x/5 वैल्यू जो है वो क्या हुई है, वो यहाँ पे कम हुई है। ठीक है, या मैं सिंपल सी बात है यार, इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ सॉल्व। मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो मार्क प्राइस है वो कितना है, वो 100 है। दैट इज़ 100। मार्क प्राइस मेरा कितना है, 100 है। ठीक है, 100 पे डिस्काउंट मेरे को मिला, डिस्काउंट करके वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 80 आ गई वैल्यू। ठीक है, स्टिल ठीक है 80 मेरी वैल्यू आ गई, बट इसके बावजूद जो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया गया है वो प्रॉफिट अर्न किया गया है 25% का। 25% का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया गया है। तो कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता अगर उसने इसको मार्क्ड प्राइस पे बेचा होता। अब 80 यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, तो फार्मूला में यहाँ पे लगाऊंगा 80 माइनस CP डिवाइडेड बाई CP। ठीक है, इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 25। ओके, ठीक है भाई, कैंसिल कर लो। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब ये 4 है तो 8 ये आ जाएगा 320, वैल्यू इसकी 320 आ जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा 5 CP के बराबर। ठीक है, 5 5 6 30 204, तो 64 आ गया वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा जो CP है वो कितना है, वो 64 है। हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना है यहाँ पे। ठीक है, हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था यहाँ पे, 100 था। ठीक है, 100 था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 30%। यहाँ पे आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ द, ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यार मिस्टेक हुई है, मैं आपको थोड़ा सा नई से समझाता हूँ। लेट्स एज्यूम कि हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 है। मार्क प्राइस हमारा 100 है, तो ये हमारा कौन सा प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। अब मैं मान के चलता हूँ कि 20% का मैंने डिस्काउंट दिया है, तो 20% का इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होगी यहाँ पे, दैट विल बी 80, वो 80 होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे निकालनी है
मैं निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा मैं? अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? सेलिंग प्राइस है 80 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। किसके इंटू 100 किसके बराबर दिया हुआ है? 25 के बराबर दिया हुआ है। दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो 25 और ये आ जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आ जाएगा 320। ठीक है, 320 इक्वल्स टू 5 CP। 320 की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? 5 CP के बराबर। तो अब इसकी वैल्यू निकालो। 5 6 किसके बराबर आ जाएगा? 30 आ जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, और 5 30 एंड 64। तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू क्या? ये मेरे पास आई वैल्यू किसकी? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ठीक है, तो कहता है कि अगर मार्क्ड प्राइस पे इसने इसको बेचा होता तब कॉस्ट प्राइस कितनी होती? तो मार्क्ड प्राइस पे बेचा होता तब कॉस्ट प्राइस कितनी होती? तो तब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 64। इसको मैं डिवाइड करूँगा विद कॉस्ट प्राइस विच इज़ 64 इंटू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो ये इसको मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 100 में से 64 को, तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू? 36 डिवाइडेड बाई 64 दैट इज़ इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100। तो फिर ये 9 और ये आ जाएगा वैल्यू 3। ठीक है, तो 100/3 जो वैल्यू आ जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 30% यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर 1200 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? आर्टिकल एक इंसान ने 1200 का ख़रीदा है और इसको 20% के लॉस पे बेचा है, तो क्या है सेलिंग प्राइस इसका? सिंपल देखो, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसका मतलब CP है। अब CP यहाँ पे दिया हुआ है 1200, तो 1200 ऊपर आएगा माइनस, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस। डिनोमिनेटर में भी CP आता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए, इंटू 100। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है ये 5। ठीक है, इसके बाद भाई 1200 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसके बराबर आ जाएगा? 6000। 6000, ठीक है, 6000 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6000 माइनस 5 SP दैट इज़ इक्वल टू 12000। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था कि मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर 1200 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200। ठीक है, माइनस यहाँ पे सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, निकालना है, डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, किसके बराबर है? दैट इज़ इक्वल टू 20% इंटू 100 भी यहाँ पे आएगा। सॉरी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000। ठीक है, माइनस 1200 दैट इज़ इक्वल टू 1200, यह जाएगा 5 SP के बराबर। तो 4800 डिवाइडेड बाई 5 जब मैं निकालूंगा तो यह जाएगा 3960। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर $800 इनकरिंग अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल? कैसे निकालेंगे? आर्टिकल को बेचा हुआ है, लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दी हुई है कितनी? $800 अपॉन कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में है इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। ठीक है, 20। अब ये वैल्यू जो है, ये और ये हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब इसको मैं इक्वेशन को आगे ले जाऊं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 CP। ठीक है,
5 CP -4000 ठीक है, -5 CP -4000 इक्वल्स टू CP। ठीक है, तो यह इसको मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 CP। ठीक है, 5 है ना, 5 CP के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 CP -4000 आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 CP जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये मुझे बताओ। सॉरी, ये 4 CP आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा ना, तो ये 4 CP आ जाएगा। तो 4 CP इक्वल्स टू 4000, सो $1000 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, एक डीलर है जो एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है $800 का, ठीक है, और इसको मार्क कर रहा है एक ऐसी प्राइस पे जो प्राइस 25% ज़्यादा है इसकी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अगर ये 10% का डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है तो बताओ इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो डीलर जो है वो प्रोडक्ट खरीद रहा है $800 का, मतलब कॉस्ट प्राइस दी हुई है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 800। ठीक है, 800 दी हुई है। दूसरी चीज़ है, मार्क सिट एट अ प्राइस दैट इज़ 25% अबो द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 25% जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 800 है, 800 का 25% इसके बराबर आएगा 200। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, दैट इज़ आपकी 1000 दिया हुआ है। 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 900। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 इंटू 100। ठीक है, तो देख लो अब इसका कितना आएगा आंसर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 4, तो यही ऐसा कुछ आंसर यहाँ पे आएगा 20%। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है मैन बॉट अ बाइसाइकिल फॉर $1000 एंड सोल्ड इट फॉर $800, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। कैसे निकालोगे लॉस, 1000 माइनस 800, 200 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 इंटू 100, किसके बराबर आएगा भाई बताओ। सो कैंसिल। ठीक है, 20% विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ओके, सो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, विच इज़ लेक्चर नंबर 4। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 5 की, जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है भाई। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की, कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो इज़ नथिंग बट, जब हम दो नंबर्स को यहाँ पे दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो उनको डिवाइड करने से जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड इज़ रेशियो। जैसे 2/3, ठीक है, दैट इज़ रेशियो। ठीक है, या मैं आपको बोलूँगा कि एक क्लास में 5 लड़के और 10 लड़कियाँ हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि बताओ लड़कों और लड़कियों का रेशियो क्या है। तो सिंपल 5 लड़के और 10 लड़कियाँ, तो इसका मतलब 5:10 जो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज़ रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जब दो रेशियोज़ बराबर होते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे 2:3 जो है दैट इज़ इक्वल टू 4:6, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, प्रोपोर्शनेट हैं। तो जब दो रेशियोज़ बराबर होती हैं उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से A:B की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इज रेशियो। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियोज़ बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इज प्रोपोर्शन। ठीक है,
फिर मीन प्रोपोर्शनल क्या क्या होता है, कहता है ए बाई बी अगर बी बाई सी के बराबर है तो बी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो डी को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर बी ए बाई बी जो है वो सी बाई डी के बराबर है तो बी को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। कहता है इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल्स टू 2:3 एंड बी इज़ टू सी जो है दैट इज़ इक्वल टू 5:7। ठीक है, 5:7, तो बताओ ए इज़ टू सी की वैल्यू जो है क्या होगी। यहाँ पे यार हम सिंपल निकाल सकते हैं ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, b की वैल्यू मुझे यहाँ से आ जाएगी, b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3/2 a के बराबर। तो ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में मेरे पास दी हुई है b बाई सी जो है दैट इज़ इक्वल टू 5/7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b की वैल्यू 5/7। ठीक है, 5/7 c। ठीक है, तो 3/2 a 5/7 c। तो ये a और c की वैल्यू बता रहा है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इन दोनों की, 3/2 a डिवाइडेड बाई 5/7 c। ठीक है, तो ये 3 है। अब 5 2 ज़ा 10, 3 7 ज़ा क्या आ जाएगा 21, तो 21/10 जो है दैट विल बी द, तो 10:21 जो है यहाँ पे इन दोनों की रेशियो जो है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर है इफ़ a इज़ टू b इक्वल्स टू 4:5 एंड b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 3:2, तो बताओ a इज़ टू c की वैल्यू कैसे आएगी। अगैन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपल यार यही इक्वेशन लगाएंगे, a बाई बी किसके बराबर है 4/5 के बराबर। तो b की वैल्यू यहाँ से मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो b की वैल्यू कैसे निकालूंगा, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5/4 a। ठीक है, 5/4 a आ जाएगा। और दूसरे केस में b बाई सी की वैल्यू दी है तो b की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर 3/2 a। ठीक है, आ जाएगी। अब दोनों का रेशियो में निकालूंगा तो आ जाएगा 10/12। ठीक है, और इनकी जो इस केस में यार इनकी रेशियो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अगर जॉन एंड मैरी की जो एज है उसका रेशियो जो है वो 5:7 दिया हुआ है और मैरी जो है वो 21 साल का है, तो बताओ जॉन की एज क्या होगी। तो जॉन और मैरी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है 5:7। तो इसको जॉन की एज को मैं रखता हूँ जे, मैरी की एज को मैं रखता हूँ एम, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5/7 के बराबर। मैरी की एज दी हुई है 21। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी 5/7 इंटू 21, तो 7 इंटू 3 15, तो 15 ईयर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद ये एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपका एक टॉपिक और आता है वर्क और टाइम का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं यहीं पे, तो उसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। कहता है इफ़ 5 men can complete a work in 12 days then how many days will it take for 8 men to complete the work। अगर 5 आदमी जो है वो एक काम 12 दिनों में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 आदमी, ठीक है, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपको निकालना है एक आदमी जो है वो कितना काम कर सकता है 12 दिनों में। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू, इफ़ 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, इसका मतलब एक आदमी जो है उसको कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में। अगर 5 आदमियों को 12 दिन लग रहे हैं, उसको लगेंगे 60 डेज़। कितने लगेंगे, 60 डेज़। कहता है अब अगर एक आदमी को 60 डेज़ लग रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 8 लोगों को कितने दिन लगेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 8 मैन टू कंप्लीट। 5 आदमियों को 12 दिन लग रहे हैं। अगर 5 आदमियों को 12 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी जो है वो काम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है? 60 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो 8 आदमी जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो वैल्यू आ जाएगी 60/8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 60/8, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो 8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर है एक और क्वेश्चन, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है अगर 4 आदमी एक काम 8 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमी चाहिए सेम काम 6 दिनों में करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप देखो कि भाई 4 आदमी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो 8 दिनों में काम कर रहे हैं। तो 4 आदमी 8 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है 12,000 का जो सम है वो 2 लोगों के बीच में 4:5 की रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो पर्सन बी का शेयर कितना होगा? तो पर्सन बी का शेयर होगा 5/9 इंटू 12,000, वट एवर दिस अमाउंट इज़, जो भी अमाउंट है विच इज़ 6,000, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद यार आपसे एक और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो हैं, कहता है कि दूध और पानी के मिक्सचर में, दूध का मिक्सचर और पानी का जो मिक्सचर है वो 3:1 है। अगर मिक्सचर में हमने दूध ऐड किया तो जो रेशियो है वो जो है वो क्या हो गया, वो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। वो है, कहता है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है 7/5। ठीक है, 7/5 दिया हुआ है। तो लड़कियाँ कितनी हैं कॉलेज में? तो 5/12 इंटू 720, दैट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, 300। ठीक है, विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, 300 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि 5 है ना, रेशियो ऑफ गर्ल्स इज़ 5। 5/12 इंटू 720, तो 12 5 60, तो 300 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 240 यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 300 गर्ल्स इन द कॉलेज। ओके, और गाइस अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है टाइम एंड वर्क का टॉपिक। बहुत सारे लोगों को ये जो टॉपिक है बहुत टफ़ लगता है, बट इट्स नॉट एक्चुअली टफ़। अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले तो वर्क, जब हम टाइम और वर्क की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि एक इंसान, हम यहाँ पे एक आदमी की बात करते हैं या बहुत सारे लोगों की बात करते हैं कि एक आदमी या बहुत सारे जो आदमी हैं वो कितना काम कर रहे हैं, और टाइम भी दिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक काम करने में कितना टाइम लगता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, या हम एफिशिएंसी एक इंसान की निकालती है कि एक इंसान जो है वो कितने टाइम में जो है काम को कंप्लीट करता है। तो बहुत सारी फील्ड्स में इसका यूज़ जो है वो होता है, और आपके सिलेबस में भी ये मैंशनड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वर्क टाइम से रिलेटेड क्या है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला है कि वर्क डन, वर्क जो कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि कितना काम हुआ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, दैट इज़ इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, दैट इज़ कितना टाइम लगा एक इंसान को काम का कंप्लीट करने में। ठीक है, और एफिशिएंसी जो है कितनी है। ठीक है, और एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू वर्क टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कि एफिशिएंसी जो एक इंसान की या इंसानों के ग्रुप की है वो किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, लेट्स से ए है, ए जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्स डेज में काम अपना कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा, दैट, ठीक है,
एक्स डेज़ में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। तो 1/x जो है वो क्या है, वो इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें जो है वो क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो पहला है ए जो है वो अपना काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 20 दिनों में कंप्लीट करता है। इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, वो एक दिन में कंप्लीट करेगा काम अपना W/20। ये इसकी एफिशिएंसी है, ये हमने निकाली। अगर 20 दिनों में W कर रहा है तो एक दिन में W/20 करेगा। ठीक है, B जो है सेम काम कितने दिनों में कर रहा है भाई, 30 दिनों में कर रहा है, मतलब B जो है वो एक दिन में कितना करेगा, W/30। ठीक है, अब अगर ये दोनों लोग जो है साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में ये अपना काम कंप्लीट करेंगे। एक दिन में कितना काम इनका कंप्लीट होगा, 50W ऊपर जाएगा /20 × 30। ठीक है भाई, ये हो गया कैंसिल, 5 6 W/12। ये इसकी एफिशिएंसी है। इसका मतलब कितने दिनों में इनको काम कंप्लीट करेंगे, 12 दिनों में। ठीक है भाई, समझ आ गया, समझ गए आप इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो वर्क इससे रिलेटेड हम कर रहे हैं। कहता है इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, ए जो है वो 6 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उतना ही काम 8 दिनों में करेगा। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। एफिशिएंसी निकालो, ए की एफिशिएंसी W/6, बी की एफिशिएंसी W/8। एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, /48W। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7/24W। ठीक है, 7/24W आ जाएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विद 24/7। तो 24/7 जो है दैट विल बी द, इतने दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, 21/7 ये वाला जो है वो सही आएगा। ठीक है, 24/7। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि भाई ए जो है वो 15 दिनों में काम कर सकता है, बी जो है सेम काम 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ में जो है काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने जो है काम छोड़ दिया और बी ने जो है बाकी काम जो है वो 4 दिनों में कंप्लीट किया। कितने दिनों के बाद ए जो है उसने अपना काम छोड़ा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टेक्निकल है पहले दो क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो ये आपको करना है। पहले तो ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज़, मतलब ए की एफिशिएंसी यहाँ पे दी हुई है कितनी, W/15। ठीक है, फिर क्या है, फिर कहता है कि बी जो है वो सेम काम कर सकता है कितने दिनों में, 20 दिनों में वो जो है सेम काम कर सकता है। ठीक है, सेम काम कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है, W/20। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, वैल्यू आएगी 35W/300। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 7/60। ठीक है, तो 7/60W जो है ये क्या है, ये एफिशिएंसी, ये एक दिन में ये काम करेंगे। कहता है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जो ए है उसने क्या कर दिया भाई, उसने काम जो है वो छोड़ दिया और बी ने जो बाकी काम है वो 4 दिनों में जो है अपना कंप्लीट किया। तो बताओ कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है भाई, इसको आप देख सकते हो। कहता है कि लेट्स एज्यूम कि ए जो है वो x डेज तक काम करेगा। ठीक है, तो ए जो है वो कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 4x काम कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज,
ए जो है एक काम कर सकता है 10 दिनों में, बी जो है वो काम कर सकता है 15 दिनों में, ठीक है। उन्होंने साथ में काम करना जो है स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, ए जो है उसने काम छोड़ दिया और बी जो है उसने बाकी का काम जो है वो 4 दिनों में यहाँ पे कंप्लीट किया। तो अगर टोटल पेमेंट काम की 1800 है तो बताओ बी को कितना मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो कि ए जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, W डिवाइडेड बाई 10। ये किसकी एफिशिएंसी दी हुई है, ये ए की एफिशिएंसी दी हुई है। ये पहली चीज़ हमने निकाली। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें बता रहा है कि बी की जो एफिशिएंसी, बी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, W/15। अब दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, W/10 प्लस W/15। तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, 25 डिवाइडेड बाई 150, दैट इज़ W/6, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के हो जाएगी W/6। तो मतलब W/6 एफिशिएंसी होगी जब ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है, कहता है कि दोनों जो है उन्होंने मिल के काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए जो है उसने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया और बी जो है उसने क्या किया, उसने बाकी काम 4 दिनों में कंप्लीट किया। अब बी जो है, जब बी अकेला होगा तो 4 दिनों में वो कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15। कितना काम कर रहा है एक दिन में, वो 15 कर रहा है। तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, 4/15W। इतना काम वो करेगा, कितने टाइम में करेगा, 4 दिनों में करेगा। इसका मतलब कि ए और बी ने मिला के कितना काम किया है वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू W-4/15W। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/15W। तो 11/15W जो है ये है भाई काम जो किसने किया है, जो किया है इन लोगों ने, जो किया है ए और बी ने कंबाइंड होके इन्होंने इतना काम किया है। अब W/6 जो है ये ये काम ये लोग एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आपने ये पता लगाना है कि 11/15W जो काम है ये कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये साथ में काम करेंगे तो जो W वर्क है, ठीक है, दैट इज़ दे विल डू दैट इन 6 days, ठीक है। और 11/15W जो है ये कितना दिन में लगेगा इनको, इंटू 11/15 days। ये है 2 और ये है 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 22/5, ठीक है, 22/5। तो ये आ जाएगा भाई, बी कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। तो इतना टाइम लगेगा इनको ये काम कंप्लीट करने में। एंड इसमें इनको कितनी पेमेंट मिलेगी ये यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आंसर विल बी 1500, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 days, ठीक है। तो भाई ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 12 दिनों में। मतलब ए जो है पहले 12/12 से स्टार्ट करेगा, बी जो है 16 दिनों में करेगा, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लीव्स द वर्क एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। बी ने जो बाकी काम है वो 3 दिनों में कंप्लीट किया। कितने दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, लेट्स गो। तो W/12, W/16, ठीक है, 28W अपॉन 12 इंटू 16। तो ये निकालेंगे, इसके वैल्यू आ जाएगा 14, 6, 7, 3, 7/48W, ठीक है। ये काम इन्होंने किया, ठीक है। और बी जो है अकेला वो क्या करेगा, वो
3/12 काम करेगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर सकते। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। कहता है ए कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम जॉब इन 30 डेज एंड सी कैन डू द जॉब सेम जॉब इन 40 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बी एंड सी टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग टुगेदर। तो W/20 प्लस W/30 प्लस W/40, ठीक है। तो कर लो सॉल्व भाई, तीनों को सॉल्व करो, आपका आ जाएगा। तो मैं अगर 10 को यहाँ पे कॉमन ले लूँ, तो तीनों को जब मैं सम करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो W/6 के बराबर आएगी। इसका मतलब W/6 काम जो है वो एक दिन में हो रहा है तीनों के द्वारा। तो W काम जो है वो 6 दिनों में होगा। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ये क्वेश्चन भी बढ़िया, इसको भी कर लेते हैं। A can do a job in 10 days, B can do the same job in 15 days. They work together for 3 days and then A leaves. In how many days will B complete the remaining work? Let's go. A can do a job in 10 days, B can do the same job in 15 days. ठीक है भाई। तो W/10 प्लस W/15 किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू? W/6 के बराबर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये है काम जो ये करेंगे एक दिन में। एक दिन में इतना इनका ये काम है। साथ में कितने दिनों तक इन्होंने काम किया? 3 दिनों तक काम किया, मतलब W/2 काम इन्होंने किया है, ठीक है। अब W/2 काम बचा है, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि बताओ B जो है वो बाकी काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो B की एफिशिएंसी क्या दी हुई है? B जो है वो क्या कर रहा है, वो W/15 इसकी एफिशिएंसी है एक दिन की। तो इसका मतलब W जो है 15 दिनों में कर रहा है। तो ये जो काम है W/2 ये कितना करेगा? 7 जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये इसका 7.5 दिन है, तो 7.5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 है, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगेन A कैन डू अ जॉब इन 8 days, B कैन डू द सेम जॉब इन 12 days. इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड देन A लीव्स, इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। लेट्स गो। A कैन डू अ जॉब इन 8 days, मतलब W/8 प्लस W/12, ठीक है। किसके बराबर आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 96W, ओके। तो जाएगा 10/48W, 5 ठीक है 5/24W, ठीक है। तो ये है भाई इनका काम 5/24। ये काम कर रहे हैं ये कितने दिनों में? एक दिनों में। 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो इसका मतलब इनका जो काम है कितना है? 5/8W, ये इन्होंने काम किया है भाई। तो उसके बाद A ने छोड़ दिया, तो काम कितना बचा इनके पास? 3/8W जो है काम बचा इनके पास। अब कहता है कि B जो है वो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में तो B जो है वो कितना काम कर रहा है? वो W/12 कर रहा है, ठीक है, 12 दिनों में। तो इसका मतलब W काम कितने दिनों में करेगा? वो W/12 एक दिन में, W करेगा 12 दिनों में। और 12, ठीक है, 12 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा विद 3/8, तो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 4, 4.5 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो है 4 आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने इसके भी कुछ सॉल्व कर लिए क्वेश्चन वर्क डन के। एंड विद दिस हमने थोड़ा सा ब्रीफ जो है आइडिया लिया है ऑन जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे आपके सिलेबस में। ओके, थैंक यू ऑल।